प्राचीन धूल भरे गांव शांतिपुर में, जो अपनी रंग बिरंगी वस्त्रों और सौहार्दपूर्ण समुदाय के लिए जाना जाता था, एक मास्टर बुनकर रहता था जिसका नाम था मास्टर गोविंद। उनके हाथ, जो पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह गठीले थे, तानाबाना पर चमत्कार कर सकते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कृति न तो कोई शाही शॉल थी और न ही कोई जटिल कालीन, यह थी शांतिपुर को ढकने वाली शांति। वे गांव के अनौपचारिक बुजुर्ग थे जिनकी बुद्धिमत्ता से छोटे छोटे विवाद, जैसे कि जमीन की सीमा या वैवाहिक झगड़े, सुलझाए जाते थे। उनका उपकरण कोई हथौड़ा नहीं, बल्कि उनकी बरामदे पर टंगा एक साधारण अधूरा कालीन था। गोविंद अपने इकलौते बेटे अरुण के साथ रहते थे, जो एक युवा, उत्साही और अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन जिसका दिल मानसून की आंधी से भी तेज गुस्से में आता था। अरुण अपने पिता की कला की प्रशंसा करता था, लेकिन उनकी धीमी, विचारशील कार्यशैली और शांतिपूर्ण समाधानों के लिए उनकी अंतहीन सलाहों के प्रति उसके पास धैर्य कम था। पिताजी, वह अक्सर कहता, आप शांति की बातें बुनने में समय बर्बाद करते हैं, जबकि आप राजाओं के लिए रेशम बुन सकते थे। अब तक हम धनवान हो चुके होते। मास्टर गोविंद बस मुस्कुराते, उनकी आंखों के कोने झुर्रियों से भर जाते। एक विभाजित गांव में धनवान व्यक्ति सबसे गरीब होता है, मेरे बेटे। सबसे मजबूत कपड़ा धैर्य से बुना जाता है और सबसे मजबूत समुदाय समझदारी से बुना जाता है। एक साल एक बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। महाराजा की शादी होने वाली थी और वे अपने महल को सजाने के लिए देश का सबसे शानदार कालीन चाहते थे। पुरस्कार था सोने का ढेर और एक शाही अनुबंध जो अनंत प्रसिद्धि लाएगा। शांतिपुर में उत्साह की लहर दौड़ गई। हर बुनकर, जिसमें अरुण भी शामिल था, दिन रात काम में जुट गया। उनके ताने बाने महत्वाकांक्षा की उन्मत्त लय में खटखटाने लगे। अरुण, जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित, ने एक अत्यंत जटिल कालीन डिजाइन किया। पूर्णिमा की रात में मोरों का नृत्य, एक ऐसा पैटर्न जो उसके पूरे ध्यान की मांग करता था। उसने सबसे महंगे रेशम और दुर्लभ रंगों से रंगे धागे खरीदे। वह उग्र तीव्रता के साथ काम करता, उसकी भौहें हमेशा तनी रहती, भोजन भूल जाता। इस बीच प्रतियोगिता के दबाव में गांव की एकता कमजोर पड़ने लगी। पड़ोसी, जो पहले औजार और चाय साझा करते थे, अब अपने डिजाइनों को ईर्ष्या से छुपाने लगे। दो भाई, हरीश और सुरेश, जो एक साझा कुएं का उपयोग करते थे, इस बात पर कड़वे झगड़े में पड़ गए कि रंगाई के लिए पानी निकालने की बारी किसकी है। उनका झगड़ा बढ़ता गया, उनके परिवारों को भी इसमें खींच लिया और अंततः पूरा गांव दो गुस्साए खेमों में बंट गया। हवा, जो पहले चमेली की सुगंध और साझा हंसी से भरी थी, अब संदेह और चिल्लाहटों से भारी हो गई। अरुण अपने काम में खोया, इस ओर ध्यान नहीं देता। उनकी मूर्खता मेरा सरदर्द नहीं, वह बुदबुदाता, अधीर उंगलियों से नीला धागा बांधते हुए। लेकिन मास्टर गोविंद इस असहमति को भारी मन से देखते। उन्होंने अपनी प्रविष्टि पर काम करना बंद कर दिया और दोनों पक्षों के बीच चलते, शांत स्वर में तर्क के लिए प्रेरित करते। लेकिन सोने का वादा कानों को बहरा कर चुका था। उनके शब्द, जो कभी इतने सम्मानित थे, अब एक बूढ़े व्यक्ति की बकवास कहकर खारिज कर दिए गए। अपने पिता के असफल प्रयासों को देख अरुण ने आखिरकार अपने ताने से नजर उठाई। देखा पिताजी, मैंने कहा था, लालच के सामने आपके शब्द बेकार हैं। केवल जीत मायने रखती है। जब मेरे पास वह सोना होगा, मैं इस तुच्छ गांव को पीछे छोड़ दूंगा। गोविंद की आंखों में गहरी उदासी छा गई। अगर तुम ऐसे मन से जीत गए तो सोना अभिशाप बनेगा, आशीर्वाद नहीं। गुस्से में बुना गया कालीन केवल संघर्ष को दर्शा सकता है। प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तारीख से एक दिन पहले त्रासदी हुई। हरीश और सुरेश के लोगों के बीच झड़प के दौरान रंगाई के गड्ढों के पास एक हादसा हुआ। एक शानदार लाल रंग का गड्ढा उलट गया और लाल रंग की नदी गांव के चौक में बह निकली, जिसने कई अधूरे कालीनों को बर्बाद कर दिया जो सूखने के लिए रखे गए थे, जिनमें अरुण का कालीन भी शामिल था।
अरुण वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका जीवन का काम, उसकी प्रसिद्धि और धन का टिकट नष्ट हो चुका था। शानदार मोर लाल रंग के भयानक ताल में डूब गए थे। उसका सपना चकनाचूर हो गया। गुस्से से अंधा, उसने एक भारी लकड़ी का शटल उठाया और हरीश के घर की ओर बदला लेने के इरादे से चल पड़ा। उसने अपने पिता को झगड़ा रोकने की कोशिश न करते हुए, बल्कि अपनी बरामदे पर शांति से बैठे हुए पाया, अपने साधारण अधूरे कालीन को देखते हुए। यह दूसरों से बिल्कुल अलग था। गांव के केंद्र में बरगद के पेड़ का चित्रण, जिसके नीचे बच्चे खेलते और बुजुर्ग गपशप करते। पिताजी, हट जाइए, अरुण गरजा। हरीश को इसकी कीमत चुकानी होगी। गोविंद ने ऊपर देखा, उनका चेहरा शांत। और फिर क्या मेरे बेटे? क्या उसका खून तुम्हारे रेशम से लाल रंग धो देगा? क्या उसका दर्द तुम्हारे धागों को फिर से बुन देगा? तुमने एक राजा के लिए स्वर्ग बुनने की कोशिश की, लेकिन तुमने अपने दरवाजे पर नरक पनपने दिया। अब तुम्हारा स्वर्ग खो गया है। उनके पिता के शब्दों की सच्चाई ने अरुण को शारीरिक प्रहार की तरह मारा। शटल उसकी उंगलियों से फिसलकर फर्श पर गिर गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका गुस्सा निराशा में घुल गया। वह इतना अंधा हो चुका था। अब मैं क्या करूं? उसने फुसफुसाते हुए, टूटे हुए स्वर में पूछा। गोविंद ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। हम बुनते हैं, उन्होंने नरम स्वर में कहा। राजा के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए। फिर मास्टर गोविंद ने कुछ असाधारण किया। वे गांव के केंद्र में गए, जहां लाल रंग अभी भी जमीन को दागदार कर रहा था। उन्होंने सभी ग्रामीणों को बुलाया, हरीश, सुरेश और उनके सभी परिवारों को। उन्होंने अपने अधूरे बरगद के पेड़ के कालीन को ऊपर उठाया। महाराजा एक कृति चाहते हैं, उन्होंने स्पष्ट और दृढ़ स्वर में घोषणा की। लेकिन हमारी खोई हुई शांति से अधिक शानदार क्या हो सकता है? हमारा गांव हमारा कालीन है, और यह फट गया है। इस प्रतियोगिता ने उन धागों को तोड़ दिया जो हमें जोड़े रखते थे। क्या तुम मेरे साथ इसे फिर से बुनने में मदद करोगे? भीड़ पर गहरी खामोशी छा गई। उनके चेहरों पर गुस्से की जगह शर्मिंदगी ने ले ली। गोविंद ने सभी को निर्देश दिया कि वे अपने पास बचे हुए धागों और कपड़ों के टुकड़े लाएं, नष्ट हुए टुकड़े, बचे हुए रेशम, साधारण ऊन। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने एक विशाल सामुदायिक तानाबाना स्थापित किया। अरुण, जिसका घमंड अब टूट चुका था, सबसे पहले बैठा। हरीश और सुरेश हिचकिचाते हुए उसके साथ शामिल हुए। मास्टर गोविंद की बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शन में उन्होंने मिलकर काम शुरू किया। उन्होंने महल के लिए कोई दृश्य नहीं बुना, उन्होंने अपने गांव का एक नया कालीन बुना। उन्होंने उस लाल रंग का उपयोग किया जिसने मुसीबत खड़ी की थी, उगते सूरज को बुनने के लिए। अरुण के नष्ट हुए मोरों के नीले टुकड़ों से आकाश बुना गया। गहरे रंग के धागों से बरगद के पेड़ की मजबूत शाखाएं बनी और चमकीले पीले रंगों से उसकी पत्तियों के बीच से छनकर आने वाली रोशनी। उन्होंने हंसते हुए लोगों, भोजन साझा करते हुए और कुएं से एक साथ पानी निकालते हुए लोगों की आकृतियां बुनी। वे रात भर काम करते रहे, न कि प्रतियोगी के रूप में, बल्कि एक समुदाय के रूप में। कहानियां साझा की गईं, माफिया फुसफुसाई गई और हंसी, जो पहले हिचकिचाहट भरी थी, फिर से गूंजने लगी। अगले दिन महाराजा के दूत प्रविष्टियां लेने आए। उन्हें शिकार के दृश्यों और शाही जुलूसों के भव्य, निर्दोष कालीन दिखाए गए। अंत में वे शांतिपुर के ग्रामीणों के पास आए, जिन्होंने एक नहीं बल्कि कई हाथों से पकड़ा हुआ एक बड़ा कालीन प्रस्तुत किया। यह तकनीकी रूप से सबसे उत्तम नहीं था। पैटर्न साधारण था और यह 100 अलग-अलग बेमेल धागों से बुना गया था। लेकिन जब दूतों ने करीब से देखा तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो दूसरों में नहीं था। उन्होंने एक कहानी देखी, संघर्ष, हानि, मुक्ति और एकता की कहानी। उन्होंने हर रेशे में बुने हुए एक समुदाय की आत्मा को देखा। मुख्य दूत,
जो स्वयं एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति था, लंबे समय तक चुप रहा। उसने गर्वित अकेले बुनकरों को उनके निर्दोष काम के साथ देखा और फिर शांतिपुर के एकजुट विनम्र ग्रामीणों को। महाराजा ने एक शानदार कालीन मांगा था। उसने घोषणा की, लेकिन एक राजा के महल को स्वर्ग की एक और तस्वीर की जरूरत नहीं है। उसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि स्वर्ग वास्तव में क्या है। यह सोना या रेशम नहीं है, यह है। उसने बरगद के पेड़ के कालीन की ओर इशारा किया। यह शांति है। किसी भी भूमि की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोगों का सौहार्द है। शांतिपुर के ग्रामीणों ने प्रतियोगिता जीत ली। उन्होंने सोने का उपयोग एक नया कुआं बनाने के लिए किया ताकि फिर कभी पानी के लिए कोई झगड़ा न हो, और एक साझा हॉल बनाया ताकि बुनकर एक साथ काम कर सकें। अरुण ने फिर कभी केवल घमंड के साथ बुनाई नहीं की। उसे आखिरकार समझ आया कि उसके पिता की सबसे बड़ी कृति कोई तानाबाना नहीं, बल्कि शांतिपुर की आत्मा थी। कहानी का नैतिक सच्ची संपत्ति और सफलता सोने या व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं मापी जाती, बल्कि समुदाय की ताकत और सौहार्द में मापी जाती है। समझदारी, धैर्य और एकता के लिए समर्पित जीवन सबसे सुंदर कृति है जो कोई बना सकता है। दूसरों की खुशी की कीमत पर हासिल की गई जीत अंततः हार ही है।